हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सिविलियन अपराइजिंग इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, संथल रिवोल्ट वाज पॉपुलराइज्ड इन बंकिम चंद्र's आनंद मठ। सेकंड स्टेटमेंट, द पाइका, इनको पैक्स भी बोला जाता है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। पाइका रेविलियन वाज लेड बाय द पीजेंट मिलिशिया ऑफ गजापति रूलर। ठीक है जी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्टली आंसर मार्क किया होगा। इसका आंसर है बी। ठीक है जी। अब देखिए, पाइका रेबिलियन को लेड किया था पीजेंट मिलिशिया ऑफ गजापति रूलर। यहाँ पर पाइका बेसिकली कौन थे ये समझना हमारे लिए जरूरी है। पाइका रेबिलियन हुआ कहाँ था? उड़ीसा में। अब हुआ क्यों था ये यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, पाइका रेबिलियन का जो टाइम पीरियड है वो है 1817 से लेकर 1825। ठीक है जी। अब 1803 में हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा कब्जा लिया। ठीक है जी। जब उड़ीसा कब्जाया तो उस समय उड़ीसा में एक मतलब एक तरह से कंडीशन समझ लो आप, राजा ऑफ खुर्दा या फिर गजापति रूलर इसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे पाइकास। ठीक है जी। तो बदले में यहाँ पर राजा जी पाइकास को लैंड दे देते थे। अब इस लैंड पर ये एक तरह से खेती करें या खेती करवाएं, तो बदले में एक तरह से आप ऐसे समझ लो इनको फ्री में लैंड मिल जाता था पाइकास को। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन में। अब 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एरिया कब्जाया तो पाइकास का जो एक तरह से दबदबा था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। ठीक है। अल्टीमेटली पाइका के एक लीडर थे जिनका नाम है बख्शी, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जगबंधु विद्याधारा। ठीक है जी। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, 1814 के आसपास ये भाई सब कंगाल हो गए। ठीक है जी। अब कंगाल होने के बाद इन्होंने देखा कि पाइकास का जो दबदबा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो खैर इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वहाँ पर जो लोकल लोग थे वो भी परेशान थे क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी। ठीक है जी। और इसी वजह से तो हमें इतने सारे रिवोल्ट देखे गए थे। अब बख्शी जगबंधु विद्याधारा ने क्या करा, यहाँ पर एक तरह से रिवोल्ट छेड़ दिया, और बख्शी जगबंधु विद्याधारा का साथ दिया था मुकुंद देव और इवन जो वहाँ के लोकल पाइकास थे। ठीक है जी। अब मुकुंद देव कौन थे? ये राजा ऑफ खुर्दा को हटाकर बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बनाया था, लेकिन ये भी अल्टीमेटली परेशान हो गए थे, ऐसे समझ लो आप। अब देखिए, यहाँ पर बख्शी जगबंधु विद्याधारा ने 1817 से लेकर मतलब पाइकास ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 साल में बुरी तरीके से पिछाड़ दिया। ठीक है जी। मतलब इस बैटल में एक तरह से ये पहले सालों में लीड कर रहे थे। ठीक है जी। अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि हमारे हाथ से यहाँ पर पूरा का पूरा ये उड़ीसा जाता हुआ दिख रहा है या फिर ये वाला एरिया जाता हुआ दिख रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी को फुल अथॉरिटी दे दी कि जो आपसे हो सकता है वो करो, इस रिवोल्ट को आपको शांत करना है अल्टीमेटली। ठीक है जी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से यहाँ पर जब इनको परमिशन मिली तो इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए इन्होंने बहुत मुशक्कत करी, और मुशक्कत का रिजल्ट ये निकला कि बख्शी जगबंधु विद्याधारा यहाँ से भाग गए, और 1819 से लेकर 1825 इन्होंने छुपकर गुरीला वार्स करे। ठीक है जी। मतलब ये हाथ नहीं आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बख्शी जगबंधु विद्याधारा पर इनाम भी रखा था। जो भी यहाँ पर बख्शी जगबंधु विद्याधारा का पता बताएगा उसको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर किसी ने गद्दारी नहीं करी। चांसेस बहुत सारे थे क्योंकि उस समय इंडिया में इतना पैसा था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा लीडर माना जाता है। ठीक है जी। और इन्होंने शेल्टर लिया था कहाँ पर, जगन्नाथपुरी टेम्पल पर। ठीक है जी। और इस बात का पता लग गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगन्नाथपुरी टेम्पल के जो प्रीस्ट थे मतलब जो पुजारी थे उनको भी फांसी पर लटका दिया था। ठीक है जी। फिर भी यहाँ पर पता नहीं लग पाया, लेकिन अल्टीमेटली 1825 में हुआ क्या, जब गुरीला वार्स करते करते यहाँ पर कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकल रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी पावरफुल थे, तो बख्शी जगबंधु विद्याधारा ने सरेंडर कर लिया। ठीक है जी। इनको जेल हो गई 1825 के बाद, और 1829 में इनकी डेथ हो गई। अब इनको यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारा या ये वैसे ही इनकी डेथ हो गई, तो इसके बारे में ऐसा सच अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर सभी की सभी कंडीशन मैंने बता दी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर गजापति रूलर लिख लो या खुर्दा राजा लिख लो, एक ही बात है। अच्छा चलिए, अब इसके बाद हम एक अगर कंडीशन समझें कि ये पूरा का पूरा जो रिवोल्ट हुआ था पाइका रेबिलियन वाला, क्या इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पाइकास को दिया?
बिल्कुल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को काफ़ी अच्छा कर लिया था, मतलब लिबरल पॉलिसीज़ हमें देखने को मिली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि जो 2-3 साल से जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, ठीक है जी, तो उनका हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए 1 बीघा ज़मीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलते थे, ऐसे समझ लो कि 10 केजी आपको अनाज उगाना ही उगाना है, ठीक है जी। अब बीघा डेफिनेटली आपको पता ही होगा, नहीं तो एक बार नेट पे सर्च कर लेना। हमारे नॉर्थ में तो ये इस तरह बीघा को आई थिंक, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ किला कहा जाता है, ठीक है, किले कितने हैं, है ना। तो बीघा में आपने 10 केजी अनाज उगाना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलते थे फार्मर्स को। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, रिडक्शन इन असेसमेंट किया, मतलब ऐसे समझ लो 10 केजी अनाज की जगह आप 5 केजी अनाज ही उगा दो, यही बहुत है, ठीक है जी। और जो ऐसा भी कंसेप्ट था कि ज़मींदार टैक्स नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको भी रिलैक्सेशन दिया, टाइम दिया कि आप यहाँ पर टैक्स दे दीजिए और आपकी ज़मीन हम नहीं एक तरह से हड़पेंगे। तो एक लिबरल पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लिबरल पॉलिसी कितनी ही सही होती थी, वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट भी रिवोल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। संथल रिवोल्ट काफ़ी पॉपुलर रिवोल्ट है ये। अब इस रिवोल्ट को लेड किया था 2 ब्रदर्स ने, ठीक है जी, और 2 ब्रदर्स का नाम क्या था, सिद्धू एंड कान्हू। इनको आप सिद्धू भी पढ़ सकते हो, बात एक ही है। और ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला था, इसका टाइम पीरियड है 1854 से लेकर 1856, ठीक है जी। कई बुक्स में 55 भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 54 से 56 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये रिवोल्ट का रीज़न क्या था, यहाँ पर जो मनी लेंडर्स थे ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मनी लेंडर्स जो वहाँ पे लोकल लोग हैं या फार्मर्स हैं, उनको लोन देते थे, मान लो 100 रुपये लोन दिया और इनसे 500% इंटरेस्ट रेट वसूलते थे। 500% इंटरेस्ट रेट, आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हम 500% इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ दें तो कितना पैसा निकल कर आएगा, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो लोग थे वो परेशान हो गए, क्योंकि अगर फार्मर्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते थे तो उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। और बंधुआ मजदूरी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर, ठीक है जी। और मारा पीटा जाता था और एक तरह से फोर्सफुली तरीके से इनसे लेबर करवाई जाती थी। अल्टीमेटली यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए मनी लेंडर से, और मनी लेंडर को फुली सपोर्ट थी सरकार की। सरकार बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सपोर्ट है तो वहाँ पर पुलिस की भी सपोर्ट इनको होगी, ज़मींदारों की भी जो सपोर्ट है वो भी इनको होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इनकी कोई सुनने वाला था नहीं, ठीक है जी। अब सुनने वाला था नहीं तो गुस्सा निकला, और गुस्सा एक रिवोल्ट बनकर यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है जी। और इस रिवोल्ट को जैसे कि मैंने बताया 2 भाइयों ने लीड करा, सिद्धू एंड कान्हू। और इस रिवोल्ट में भी स्टार्टिंग में भी इनकी एक तरह से जीत हो रही थी, और इन्होंने काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया एंड ज़मींदार को मार दिया, इवन जो मनी लैंडर्स थे उनको मार दिया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही मुशक्क़त के साथ वापसी करी, ठीक है जी, इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही एक तरह से आप ऐसे समझ लो भयंकर तरीके से इस रिवोल्ट को शांत करा था, और गाँव के गाँव उजाड़ दिए थे। 15,000 से लेकर 20,000 यहाँ पर हमें मोते देखने को मिली थी संथल्स की, ठीक है जी। और जो सिद्धू थे वो मारे गए थे 1855 में, और कान्हू पकड़े गए थे 1866 में, और ये भी मारे गए थे, ठीक है जी। और इसको काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, मेरे आप 3rd and 4th सेशन जरूर देखिएगा। सभी के सभी रिवोल्ट मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं। पीजेंट रिवोल्ट पर मैंने 4 सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया उसको, ठीक है जी। और ये आपको देखने को मिलेंगे EPFO रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट में, ठीक है जी, 3rd and 4th सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी एक बार आप देख लेना, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्विज देख लें एक बार। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये 4 वार हैं, आपको बताना है कि ये वार कब कब हुए थे, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना ही है आज, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार कब हुए थे, फर्स्ट एंग्लो भूटान वार कब हुए थे, फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप देंगे, ठीक है जी। चलिए लास्ट में मैं भी आपको स्लाइड में बता दूंगा, अभी के लिए आपने वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर देना है, ठीक है जी। लास्ट में तो मैं आपको बताऊंगा ही, उससे पहले आपने इसका आंसर देना है, ठीक है जी। जितने ज़्यादा आंसर आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं अपना EPFO का जो आपका पेपर होना है, ठीक है जी। बहुत सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो 2 स्टेटमेंट हैं, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है
1909 के कंटेक्स्ट में, ठीक है जी, जो एक्ट आया था इसको हम मॉन्टेमिलो एक्ट भी कहते हैं। चलिए डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे, पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इलेक्शन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया वेयर अलाउड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय, ठीक है जी। सेकंड, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन 1909, ठीक है जी। अब देखिए आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं 1909 एक्ट के अकॉर्डिंगली, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है जी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस एक्ट को हम मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और सभी के सभी एक्ट 1773 एक्ट से लेकर 1935 एक्ट तक हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। आप EPFO रैपिड रिवीजन सीरीज में देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं मॉन्टेमिलो रिफॉर्म से। मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स में एक बहुत ही यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर चेंज हुआ था, और वो चेंज क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है जी। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो ऐसे समझ लो फॉर्म्ड कब हुई थी? 1906 में, ठीक है जी। और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आपने एक नाम याद रखना है, नवाब ख्वाजा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है नाम, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है जी। और बहुत सारे नेम हैं, खान बहादुर गुलाम हैं, सैयद अमीर अली हैं, मुस्तफ़ा चौधरी हैं, ठीक है जी। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इस नाम से भी आपका काम चल जाएगा, ये नाम पूछा जाता है। और मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ढाका, बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है जी। इनके मेनली यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे। एक तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए? वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें हमें अपना एक मुस्लिम मेंबर चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग की डिमांड तो नहीं मानी गई थी, लेकिन 1909 में फर्स्ट इंडियन को जगह मिल गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो पर्सन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये लॉ मेंबर बने थे, ठीक है जी। और इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, लेकिन ये ऐसा आप जैसे आज की डेट में इलेक्शन होते हैं ना, वैसे इलेक्शन नहीं थे। इसमें पार्टिसिपेट किया था बहुत ही कम लोगों ने, और वोटिंग के जो राइट्स थे वो भी बहुत कम लोगों के थे। ऐसे समझ लो जो जमींदार थे, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अच्छे खासे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ करते थे, तो वही बेसिकली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए कि जो मुस्लिम लीग है जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी, अब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया गया था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? ऐसे समझो कि 25 यहाँ पर लोग हैं, 15 हिंदू हैं और 10 मुस्लिम्स हैं, और यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया, ठीक है जी, इलेक्शन में, और यहाँ पर एक हिंदू इलेक्शन में खड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो 25 में से 15 हिंदू आपको देखने को मिल रहे हैं, 10 मुस्लिम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम कैंडिडेट है इसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट डालेंगे, इसको हिंदू की वोट चाहिए ही नहीं। मतलब यहाँ पर मुस्लिम जो बेसिकली डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको आप ऐसे समझ लो कि मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, ठीक है जी। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट को ब्रिटिशर्स ने मान लिया था, और इसी वजह से मिंटो को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनल फादर भी बोलते हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पर काउंसिल, जो ये बेसिकली काउंसिल एक्ट आया था, इसमें हमें राइट भी दिए गए थे, राइट टू डिस्कस एनी मैटर, कोई भी मैटर हो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन हमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हम पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोले तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई क्वेश्चन हमने पूछा, कोई भी मान लो कि लाइक ऐसे हम बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो ब्रिटिशर्स उसका आंसर नहीं देते थे पहले, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस एक्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार हमें मिल गया था, ठीक है जी। इवन हम रेजोल्यूशन भी यहाँ पर एक तरह से ला सकते थे। एंड लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी अगर बिल पास हो रहा है तो उसमें हमें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है जी। मतलब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू डिस्कस, ये राइट आ गया है हमारे पास, लेकिन राइट टू वोट का अधिकार अभी भी हमारे पास नहीं आया था। बाकी काफ़ी मैंने डिटेल में कवर किया है, अभी के लिए हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is are correct in context of aftermath of Battle of Buxar? ठीक है जी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। तो इसके कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 टेरिटरीज एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765, वन विद द नवाब ऑफ अवध एंड अदर विद द मुगल एम्पीरियर शाह आलम सेकेंड, ठीक है जी। सेकेंड, Clive did not want to annex Awadh but ended up doing so to protect the company's interest. वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। देन हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस तो करेंगे।
चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आप समझिए। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद, थोड़ी सी मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ। देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद मीर कासिम बनाया गया था नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है जी, और ये 1760 तक रहा था। मीर जाफर बनाया गया था 1757 में। अब मीर जाफर 1760 तक रहा। 1760 में मीर जाफर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी थी, डच का साथ दिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उसके एंगेस्ट में ये बातें करते थे। डेट्स वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर इनके सन इन लॉ जिनका नाम है मीर कासिम, उनको नेक्स्ट नवाब बना दिया था बंगाल का। ठीक है जी, अब यहाँ पर बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, और सुहाजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एंड शाह आलम सेकंड जो कि मुगल राजा था। ठीक है जी, इन तीनों ने एक तरह से सेना बनाई और सेना बनाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल लड़ी, और इसी बैटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ये 1764 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरोय, और हेक्टर मुनरो ने विद इन 1 डे इस बैटल को जीत लिया। अब बैटल जीतने के बाद हेक्टर मुनरो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि इनका करना क्या है। मीर कासिम तो भाग गए थे, 1777 में इनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने वापस बुलाया रॉबर्ट क्लाइव को जो कि इंग्लैंड जा चुके थे। तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बोला सुहाजुद्दौला को कि आपको हमें 2 एरिया देना होंगे, और 2 एरिया कौन कौन से थे वो, एक तो कारा और एक इलाहाबाद। ठीक है जी, और ये एरिया सुहाजुद्दौला से लेकर इन्होंने मुगल अंपायर शाह आलम सेकंड को दे दिए। ठीक है जी, और बदले में उनसे दीवानी राइट्स ले लिए। ठीक है जी, ये दीवानी राइट्स जो थे इसको आप ऐसे समझ लो कि लॉ बनाएंगे हम, ठीक है जी, टैक्स वसूलेंगे हम, एक तरह से सभी की सभी पावर हमारे पास होगी। और यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम भी बाद में इस्टेब्लिश हुई थी 1765 के बाद, मतलब बंगाल रीजन में दीवानी राइट सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और निजामत पब्लिक वेलफेयर के वर्क थे जो वो किसके पास चले गए थे, वहाँ के नवाब के पास। ठीक है जी, तो बस यही यहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इसको एक बार आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, गांधी जी वाज अगेंस्ट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज आल्सो एंगेज द यूज ऑफ इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ही वांटेड एजुकेशन टू बी इन द वर्नाकुलर। थर्ड स्टेटमेंट है, ही एडवोकेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 7 to 14 ईयर्स। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को अभी तक, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर मार्क भी कर लिया होगा। इसका सही आंसर है डी। सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब देखिए हुआ क्या, 1937 में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, और इलेक्शन का रिजल्ट ये आया कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 8 प्रोविंस में जीत गई। ठीक है जी, आउट ऑफ 11। अब प्रोविंस बोले तो स्टेट। ठीक है जी, अब यहाँ पर जब जीतने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम पर गांधी जी हमेशा से अपनी जो अखबार थी यंग इंडिया उस पर लिखते रहते थे। ठीक है जी, और गांधी जी हमेशा से फेवर में थे कि जो एजुकेशन मिलनी चाहिए हमारे इंडियंस को वो बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, मतलब यहाँ पर वोकेशनल स्किल के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी उनसे वर्क करवाया जाए। ठीक है जी, फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देते रहें, और फिजिकल फिटनेस मतलब कोई भी हम जो काम है छोटा काम उसको करने से कतराएं। ठीक है जी, ऐसे समझ लो कि आप एक इंजीनियर को कहें कि आपके घर में कोई भी इंजीनियर हो, आपका भाई बहन, या ठीक है मान लो कि आपका कोई फ्रेंड, उसको आप बोलना कि हमारे घर का फ़ैन ख़राब हो गया। ठीक है जी, वो कहेगा मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने यहाँ पर कोई ऐसा सीखा नहीं है काम। ठीक है, तो इंजीनियरिंग को अगर हम ये काम करने के लिए बोलेंगे तो वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। ठीक है, या मान लो कोई पीएचडी स्टूडेंट होगा तो वो इतना ज़्यादा पढ़ लेगा कि वो अपने घर में छोटे छोटे काम करने से भी कतराएगा। ठीक है, तो गांधी जी इसी विचारधारा के एंगेज में थे। गांधी जी चाहते थे वोकेशनल स्किल के साथ साथ हमें फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है जी, मतलब मेहनत से जो हम कतराते हैं उससे हमें कतराना नहीं है, बचना नहीं है, हमें मेहनत भी साथ साथ करनी है। ठीक है जी, अब देखिए गांधी जी की जो ये पॉलिसी थी ये ऐसा नहीं है कि उसी समय देखने को मिली थी। 1915 से पहले जब गांधी जी साउथ अफ्रीका थे तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था वहाँ पर अपना, और ये आश्रम का नाम है
टॉलेस्ट रिफॉर्म, ठीक है जी। अब ये जो टॉलेस्ट रिफॉर्म था, यहाँ पर भी गांधी जी छोटे बच्चों को एजुकेशन देते थे, 16 साल तक बच्चों को एजुकेशन देते थे, और यहाँ पर भी एक तरह से वोकेशनल एंड फिजिकल फिटनेस का एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है जी। अब गांधी जी का जो ये एजुकेशन सिस्टम था और ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन ड्राफ्ट आया था, ये आया था वर्धा में, ठीक है जी। और वर्धा आश्रम बेसिकली हमें, या वर्धा आश्रम नहीं, वर्धा एरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, मुंबई में। और इसके आसपास एक गांधी जी का आश्रम था, 10-11 किलोमीटर के आसपास आप लगा सकते हो, और इस आश्रम का नाम है सेवाग्राम आश्रम। साबरमती आश्रम तो हम लोगों को पता है, लेकिन सेवाग्राम आश्रम भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये बनाया गया था गांधी जी के द्वारा 1935 में, ठीक है जी। और यहाँ पर बेसिकली वर्धा में जब ये प्रोविंस में इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और इसी को ही हम फर्स्ट एजुकेशन स्कीम कहते हैं जो इंडिया के द्वारा लाई गई थी। और ब्रिटिशर उस समय हमारे पर रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंडियंस के द्वारा फर्स्ट एजुकेशन स्कीम को लाया गया था, ठीक है जी। और गांधी जी ने यहाँ पर जो भी विचारधारा रखी वर्धा में, तो ये विचारधारा बहुत से जो लोग थे जो एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी नामी जानी पर्सनैलिटीज़ थे, उनको ये एजुकेशन की जो बातें थी गांधी जी की वो बहुत पसंद आई। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक कमेटी भी बनाएगी, जिस कमेटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है जी। तो उसमें ये रिकमेंडेशन थी, बाकी रिकमेंडेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। गांधी जी किस फेवर में थे, वोकेशनल स्किल प्लस फिजिकल फिटनेस। लेकिन हुआ क्या, वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होते ही ब्रिटिशर्स ने हमें इसका पार्ट बना दिया। अल्टीमेटली हमें गुस्सा आया, तो हमने यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो कैबिनेट थी उससे, मतलब जो हमारे मंत्री थे, हमारे इंडियंस मंत्री, उन्होंने एक तरह से रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है। रिज़ाइन दिया, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो ये स्कीम कभी लागू ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम थी, इसको डिटेल में मैंने करवाया हुआ है रैपिड रिविजन सीरीज़ में, आप देख सकते हैं 6 लेक्चर्स में मैंने काफ़ी कुछ कवर करवाया, और ये स्कीम भी मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाई है, ठीक है जी। चलिए, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो उसको एक बार रीड आउट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू द अजंता पेंटिंग पोर्ट्रे। तो जो अजंता पेंटिंग है, ये बेसिकली आपको मेनली इसमें कौन से एलिमेंट या कौन सी बेसिकली पेंटिंग में क्या कुछ देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट एलिमेंट, सेकंड सेकुलर एस्पेक्ट, या फिर जैन कल्चर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट एलिमेंट, ठीक है जी। अजंता केव्स आर 30 अप्रोक्सीमेटली रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स विच डेट फ्रॉम द 2nd century BCE टू 480 CE, ठीक है जी। तो चलिए, आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, उसके साथ जो क्विज था उसका आंसर ये है। ये आप एक बार क्रोनोलॉजी मैच कर लेना जो आपने आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।